हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम 8th क्लास के प्राची पब्लिकेशन बुक में से 6.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलरेडी हम फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज कर चुके हैं। होप सो आपको कंटेंट जो है वो समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 6.1 एक्सरसाइज का एक्चुअली बाय मिस्टेक 13 क्वेश्चन रह गया है, लेकिन वो रेशो पर ही बेस्ड है। अगर आपने अच्छे से 6.1 एक्सरसाइज की है तो आई डोंट थिंक कि आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें आनी चाहिए। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो प्लीज़ दोबारा कमेंट कर दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को भी कवर करवा दूंगा। तो चलिए 6.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए 6.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट फॉर ए रोम्बस। रोम्बस में कौन सी ये प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो नहीं करती, देखते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल करते हैं, तो दैट मीन्स कि ये ऑप्शन गलत है। दैट मीन्स कि क्योंकि हमें नॉट के अकॉर्डिंगली आंसर करना है। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यही गड़बड़ है। सभी एंगल्स जो हैं रोम्बस में वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है। सो बी ऑप्शन जो है आप बिना देखे अब बाकी पार्ट्स को सही कर सकते हैं। वैसे देख लेते हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर बिल्कुल होते हैं, ये भी नहीं हो सकता था। ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी नहीं हो सकता था। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, इफ़ वन ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय डायगोनल्स एंड एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज़ 20 डिग्री, सो ऑल द 4 एंगल्स ऑफ द रोम्बस कितने कितने डिग्री के होंगे वो हमें बताने हैं। तो देखिए, मान लीजिए एक हम छोटा सा कोई रोम्बस बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये रोम्बस है और इसमें एक डायगोनल बना लेते हैं। तो एक डायगोनल और एक एडजेसेंट साइड, ठीक है, यही बोल रखा है ना कि एक एंगल है फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा, डायगोनल एंड एडजेसेंट साइड्स के द्वारा। सो डायगोनल्स और एडजेसेंट साइड्स के बीच में एक एंगल यहाँ पर 20 डिग्री का बना हुआ है। तो अब हमें ये बताना है कि इस रोम्बस के सारे एंगल्स कितने कितने डिग्री के होंगे। तो यहाँ देखिए, हम एक प्रॉपर्टी की हेल्प लेने वाले हैं, क्या कि रोम्बस का जो डायगोनल है वो इसको 2 ट्राइंगल्स में जो बांटता है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब यहाँ क्या हो गया कि अब जो भी ये एंगल्स होने वाले, जैसे ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग, इसी तरह से ये एंगल इसके इक्वल हो जाने वाला है। तो सिंपली अब ये देखिए कि क्योंकि ये 20 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी कितने डिग्री का हो गया, 20 डिग्री का हो गया, है ना। सो अब ये अगर हम इसको नाम दे देते हैं ABCD, सो जो एंगल A है वो देखा जाए तो इन 20 + 20 दोनों को ऐड करके ही बना हुआ है। दैट मीन्स कि अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो पूरा A एंगल कितने डिग्री का बन गया, A एंगल बन गया 40 डिग्री का। फिर अब हम रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ की हेल्प लें कि भाई रोम्बस के ऑपोजिट एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यानी कि एक और एंगल कितने डिग्री का आ गया, 40 डिग्री का। तो क्या हम पहले ऑब्जर्व करें, क्या 40 डिग्री है किसी में, फर्स्ट पार्ट में ही 40 डिग्री है, देखिए, है ना। बाकी पार्ट में ऐसा कुछ नज़र आ ही नहीं रहा। दैट मीन्स कि वो पार्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स कि B और C तो पॉसिबल है ही नहीं। अब क्योंकि इन्होंने नन ऑफ दिस दे दिया तो अब अनफॉर्चुनेटली हमें 140 पर भी काम करके देखना पड़ेगा, क्या सच में 140 आ रहा है। कैसे देखेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। देखिए, रोम्बस के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। यानी कि अगर हम इस B एंगल को क्या माने, X माने, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, X + 40 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, है ना। यानी कि 40 को जब हम शिफ्ट करेंगे तो उधर जाकर वो सब्ट्रैक्ट करेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 140। तो ऑटोमेटिकली अब ये 140 डिग्री का है तो इसके जो अपोजिट एंगल होगा वो भी कितने डिग्री का होगा, 140। तो इस तरीके से हमने क्या नोटिस किया
कि भाई जो चारों एंगल्स हैं वो चारों एंगल कितने कितने डिग्री के आगे, 40, 40, 140 और 140, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ओके, सो बेसिकली सारा खेल प्रॉपर्टीज़ का है। प्रॉपर्टीज़ आपको बड़े अच्छे से पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके बाद फिर इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, इफ़ ए परपेंडिकुलर ड्रा from an obtuse angled vertex of a rhombus to the opposite side, bisect the side, okay, all angles of the rhombus are। तो देखिए क्या दिया गया है, मैं एक और रोम्बस जो है वो यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा रोम्बस है एक्चुअली, फिगर के अकॉर्डिंगली देखते हुए, मतलब क्वेश्चन को देखते हुए, उसमें ये बोला गया है कि जो ऑब्ट्यूज़ एंगल है, जैसे अगर मैं इसको ए बी सी डी नाम दूं तो आप नोटिस करेंगे कि डी एंगल और बी एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज़ एंगल है, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, क्योंकि 90 डिग्री तो कम से कम ये बनेगा, तो ये ना कुछ एक्स्ट्रा ही है ना। तो ऑब्ट्यूज़ एंगल के वर्टेक्स यानी कि मान लीजिए डी से एक परपेंडिकुलर बनाया गया, किस पर, उसके ऑपोजिट जो साइड है, डी के ऑपोजिट साइड कौन है, ए बी पर एक परपेंडिकुलर बनाया गया। तो मान लीजिए हमने ये एक परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है, ये बन गया, नाम दे देते हैं चलिए डी। तो ये क्या कर रहा है, ये ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट द साइड। बाइसेक्ट का क्या मतलब हो गया कि ये जो ए की लेंथ है और जो ई बी की लेंथ है, ये दोनों क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई, ठीक है, इनको हम इक्वल बोल सकते हैं। तो अब पूछा गया है कि बताइए सभी एंगल्स कितने कितने डिग्री के यहाँ पर होंगे, ठीक है। सो हमें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, देखते हैं, स्पेस थोड़ा कम लग रहा है, तो ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा एक बार के लिए शिफ्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। सो क्योंकि अब हमें यहाँ पर हल्की सी कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी, और कंस्ट्रक्शन के वजह क्यों है कि हमें कॉन्ग्रुएंसी पे काम करना पड़ेगा। 7th क्लास में हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी पर काम करके आए थे, हमें उस पर काम करना पड़ेगा। तो देखिए क्या कंस्ट्रक्शन यहाँ होने वाली है, उसके आंसर में लेकर चलते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क जो हमें बताना है वो फ़िलहाल हम करने वाले हैं जॉइन बी और डी को आपस में जॉइन कर लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको अब एक ट्राइंगल नज़र आ रहा है ABD और उसमें एक परपेंडिकुलर है ना। सो हम इस ट्राइंगल की और इस परपेंडिकुलर की वजह से नोटिस करेंगे कि अब यहाँ पर दो छोटे ट्राइंगल्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम इन दो छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो उससे क्या होगा कि हमें एंगल्स के बीच की कोई ना कोई रिलेशन जो है वो निकालने में हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाले हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को। कॉन्ग्रुएंट क्यों दिखाएंगे उसके रीज़न थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तो देखिए कॉन्ग्रुएंसी कैसे दिखाना है, सबसे पहले तो टारगेट कीजिए कि किन दो ट्राइंगल्स पर आप काम करने वाले हो। सो उसको लिखने का तरीका होता है इन ट्राइंगल AED, इस लेफ़्ट वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, फिर लिखेंगे एंड, फिर दूसरा ट्राइंगल, अब हम राइट वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल BED। ओके, अब इन दोनों ट्राइंगल पर क्या क्या कॉमन आ सकता है या क्या क्या इक्वलिटी है, कौन सा क्राइटेरिया हमें यूज़ करना है वो हम बताने वाले हैं। तो देखिए दोनों ही ट्राइंगल्स में एक तो DE जो साइड है वो इक्वल है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो दोनों में कॉमन है और एक ही साइड दो जगह आएगी तो इक्वल तो होगी ही, है ना। फिर AE और BE ये दोनों भी आपस में इक्वल है, क्यों है, क्योंकि ये गिवन है। गिवन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर DE जो है, DE परपेंडिकुलर, वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट्स AB। AB को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब हो गया कि इन दोनों की लेंथ इक्वल हो गई, है ना। और एक और क्या है कि एंगल AED एंड एंगल BED ये दोनों एंगल भी आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, क्यों,
ईच 90, क्योंकि ये BE जो है वो एक परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना, तो ईच 90 हो गया। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल BED, अब बीच में एंड नहीं लगाना, अब यहाँ लगेगा कॉन्ग्रुएंसी का साइन, कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों हुए, बाय SAS क्राइटेरिया, है ना, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। कौन सी साइड, देखिए एक ये साइड, फिर एंगल आ गया, फिर एक EB साइड या AE, कुछ भी बोल दीजिए। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया आ गया। अब इससे हम चाहते क्या थे भाई, कॉन्ग्रुएंसी क्यों दिखाई, ताकि हम ये बता सकें कि जो AD है और जो BD है ये दोनों आपस में कैसी हो गई, इक्वल। देयरफॉर हम बोल सकते हैं AD इज इक्वल टू BD। इसका रेफरेंस कैसे दोगे, बाय CP/CT, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर है। लेकिन एक चीज़ और नोटिस कीजिए, ABCD क्या है, एक रोम्बस, इसको हम एक 1 बोल देते हैं, बट ABCD इज अ रोम्बस। देयरफॉर इनकी सारी साइड्स कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यानी कि AD और AB भी आपस में कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन AD तो किसके इक्वल है, BD के इक्वल है फ्रॉम 1 से, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर AD, AB एंड BD ये तीनों आपस में इक्वल आ गई, कहाँ से, फ्रॉम 1 एंड 2 से, है ना। तो हम बोल सकते हैं दैट इज़ कि भाई जो ट्राइंगल ABD बन रहा है वो कैसा ट्राइंगल है, इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना। एक ट्राइंगल की अगर तीनों साइड इक्वल हो जाए, ध्यान दीजिए ये तीनों साइड किसकी हैं, इसी ट्राइंगल की है ना। दैट मीन्स कि ये ट्राइंगल कैसा हुआ, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और हमें पता है भाई इक्विलैटरल ट्राइंगल के सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, देयरफॉर एंगल A को हम क्या बोल सकते हैं, 60 डिग्री। क्यों, वी नो दैट बिकॉज एवरी एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज ऑफ 90 डिग्री, है ना। सॉरी मैं 90 बोल गया गलती से, 60 डिग्री, कि भाई वो 60 डिग्री के होते हैं, है ना। सो अब देखा जाए A एंगल तो इस रोम्बस का भी पार्ट है ना। तो A अगर 60 डिग्री का है तो A के ऑपोजिट कौन है, C, तो C भी कितने डिग्री का हुआ, 60 डिग्री का, है ना। दैट इज़ एंगल C इज इक्वल टू एंगल A विच इज़ 60 डिग्री, है ना। यहाँ इसके पीछे का रीज़न हम क्या दे सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस, है ना। तो बेसिकली देखा जाए हमें रोम्बस के दो एंगल तो पता चल चुके, तो 60 कहाँ हैं, यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो डी ऑप्शन राइट होने वाला है, लेकिन 120 और 120 की इन्फॉर्मेशन आप कैसे दोगे, फिर से इस रोम्बस के इस बी एंगल और ए एंगल के बीच की रिलेशन बता के, भाई एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इनका सम कितना होना चाहिए, तो वहाँ से हम बी और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी, इनका सम कितना होगा 180, क्यों, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, है ना, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस, ठीक है। सो एंगल ए कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। सो 60 डिग्री उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, तो 180 में से 60 को सब्ट्रैक्ट करें तो फिलहाल एक स्टेप डायरेक्ट लिख दें 120 डिग्री। दैट इज़ अब बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, बी के अपोजिट एंगल डी है ना। तो एंगल डी किसके इक्वल आ गया, एंगल बी के, जो कि ऑल्सो 120 डिग्री का आ जाएगा। फिर से क्या लॉजिक लग जाएगा, यही सेम कि भाई अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस जो हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, है ना।
सो इसके थ्रू हमें पता चला कि ऑप्शन डी जो है वो एक राइट ऑप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन ही नेक्स्ट आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं, क्या है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। चलिए देखते हैं। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, बिल्कुल ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। देखिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल से फिर हिरार्की क्या बनती है, एक पैरेललोग्राम की, एक बनती है हमारे पास ट्रेपेजियम की, एक बनती है हमारे पास काइट की। फिर पैरेललोग्राम से हमारे पास बनता है एक तो रेक्टेंगल और एक बनता है रोम्बस, और फिर रेक्टेंगल और रोम्बस के कॉम्बिनेशन से या किसी भी एक से हमारे पास बनता है स्क्वायर। तो जो बिल्कुल लोअर पोर्शन पर है उसको हम अपर का नाम दे सकते हैं। दैट मीन्स कि स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, रोम्बस भी बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं और क्वाड्रिलेटरल भी। लेकिन ट्रेपेजियम में काइट मत बोल देना, क्योंकि इनका जो लिंक है वो लिंक देखिए, लिंक किससे है, पैरेललोग्राम से है। इसका लिंक ना तो ट्रेपेजियम से है और ना ही काइट से है, ठीक है। सो काइट और ट्रेपेजियम जो है वो अलग कैटेगरी है पैरेललोग्राम से। ऐसे ही रेक्टेंगल को इसके ऊपर कौन है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं और क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन द सेम केस में रोम्बस, रोम्बस को हम पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल कुछ भी बोल सकते हैं। ना तो हम इसको अपने साथ वाले का नाम दे सकते हैं, ना नीचे वाले का नाम दे सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल को ना हम रोम्बस बोल सकते हैं और ना ही स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। हमेशा नीचे वाले को ऊपर वाले का नाम दिया जा सकता है, लेकिन ऊपर वालों को नीचे वाले का नाम नहीं दिया जा सकता। इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यानी कि एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, रेक्टेंगल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो कीप दिस इन योर माइंड। सो एवरी पैरेललोग्राम इज रोम्बस, तो ये एवरी ने गड़बड़ कर दिया। अगर यहाँ पर सम आ जाता, सम पैरेललोग्राम इज रोम्बस, तो यस मे बी पॉसिबल हो सकता है कि कोई पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाए, लेकिन एवरी ने सारा मामला जो है वो बिगाड़ दिया है। सो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, थर्ड, एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, बिल्कुल बोला जा सकता है, देख सकते हैं रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, एक ट्रू स्टेटमेंट है ना। एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, भाई ऊपर वाले को नीचे वाले का नाम नहीं दिया जा सकता है ना, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। फिफ्थ, एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, क्या हर स्क्वायर को रोम्बस बोल सकते हैं, बिल्कुल बोला जा सकता है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो गई। सिक्स्थ, एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर, फिर से ऊपर वाले को नीचे वाले का नाम नहीं दिया जा सकता है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ओके, एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, एक स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोला जा सकता है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, एट्थ, एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, बिल्कुल इसको भी हम बोल सकते हैं, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, उससे नेक्स्ट, एवरी पैरेललोग्राम इज़ ए रेक्टेंगल, एवरी पैरेललोग्राम इज़ ए रेक्टेंगल, ये फिर से इस एवरी ने गड़बड़ कर दिया, सॉरी ये है। सो ये इसी की तरह है, सेकंड पार्ट की तरह ही, ठीक है। सो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सम आ जाता तो पॉसिबल हो सकता था। एवरी पैरेललोग्राम इज़ ए ट्रेपेजियम, देखिए पैरेलल काम करने के लिए मना किया था, है ना। जैसे रेक्टेंगल को रोम्बस या रोम्बस को रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, उसी तरह से पैरेललोग्राम को ना तो ट्रेपेजियम बोल सकते और ना ही काइट बोला जा सकता है, या ना तो ट्रेपेजियम को काइट और पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। इन द सेम वे काइट को ना ट्रेपेजियम और ना पैरेललोग्राम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो कौन सा पार्ट था, एवरी पैरेललोग्राम इज ट्रेपेजियम, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर, फिर से एवरी ने गड़बड़ कर दिया, फॉल्स। एवरी स्क्वायर इज ए ट्रेपेजियम, फॉल्स बताया था अभी, लिंक इसका इसके साथ है ही नहीं, है ना। एवरी ट्रेपेजियम इज स्क्वायर, इसका भी कोई लिंक नहीं है ना। एवरी ट्रेपेजियम इज पैरेललोग्राम, इसका भी कोई लिंक नहीं है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट थी। ओके, सो सारा खेल जो है इसका है, इसको माइंड में रखिए, ठीक है। नीचे वाले को ऊपर वाले का नाम दिया जा सकता है, ऊपर वाले को नीचे वाले का नाम नहीं दिया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ये भी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसा क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स फॉर ए रेक्टेंगल एंड स्क्वायर,
स्क्वायर और रेक्टेंगल से रिलेटेड ट्रू फॉल्स लिखना है। ओके, इट हैज़ ऑल इट्स साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, रेक्टेंगल की सभी साइड्स इक्वल होती है, नहीं, तो ये तो फॉल्स हो गया, लेकिन स्क्वायर में होती है तो इसमें ट्रू आ गया। ठीक है, इट हैज़ टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, अपोजिट साइड के जो पेयर हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, दो पेयर बनते हैं, तो ये इसमें एक ट्रू स्टेटमेंट है। इसमें सभी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो पेयर वाइज अगर बात की जाए तो देखा जाए कहीं ना कहीं ये ट्रू है, लेकिन जिस वे में ये बोल रहा है यहाँ पर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, जिस वे में ये बात करना चाह रहा है वो ये स्क्वायर के लिए एक फॉल्स स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। वरना देखा जाए जिसके चारों साइड इक्वल हैं तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिट साइड तो इक्वल होनी ही है ना, तो अपोजिट साइड के दो पेयर तो स्क्वायर में भी बनते हैं, तो कहने को आप इसको एक ट्रू स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, किसी को गलत नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको ट्रू ही कर देते हैं हम। इट्स डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, भाई रेक्टेंगल में भी डायगनल बाइसेक्ट करते हैं और स्क्वायर में भी डायगनल बाइसेक्ट करते हैं। इट्स डायगनल्स आर परपेंडिकुलर, भाई रेक्टेंगल में डायगनल परपेंडिकुलर होते ही नहीं है, तो इसमें तो ये फॉल्स स्टेटमेंट आ गई। स्क्वायर में होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, तो उसके लिए ट्रू स्टेटमेंट हो गई। फिफ्थ, इट्स डायगनल्स आर इक्वल, उसके डायगनल इक्वल होते हैं, भाई रोम्बस में, सॉरी स्क्वायर है, रोम्बस मेरा माइंड में चल रहा था, इक्वल तो हैं डायगनल लेकिन साथ साथ परपेंडिकुलर भी हैं। तो देखो रेक्टेंगल में डायगनल इक्वल तो होते हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते, तो परपेंडिकुलर ने खेल बिगाड़ दिया, तो स्क्वायर में ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी। इट्स डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फिर से इसमें परपेंडिकुलर होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। इसके डायगनल इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, फिर से ये चीज़ स्क्वायर में आ जाएगी। रेक्टेंगल में क्यों नहीं आई? क्योंकि रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं करती, है ना। एट्थ, ऑल इट्स एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल इक्वल होते हैं, भाई ये तो रेक्टेंगल में भी ट्रू है और स्क्वायर में भी ट्रू है, क्योंकि दोनों में ही 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, ओके। इट्स डायगनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल इक्वल और बाइसेक्ट करते हैं, तो देखिए इक्वल इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर बाइसेक्ट ईच अदर, बस वहाँ पर परपेंडिकुलर एक्स्ट्रा था और यहाँ पर नहीं है ना, तो उसी वजह से अब ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी रेक्टेंगल के लिए भी और स्क्वायर के लिए भी। ओके, लास्ट, इसके डायगनल इक्वल होते हैं, भाई रेक्टेंगल के भी डायगनल इक्वल होते हैं और स्क्वायर में भी डायगनल्स इक्वल ही होते हैं। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं जो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ बेस्ड है और प्रॉपर्टीज़ बड़े अच्छे तरीके से हमें आनी चाहिए। ठीक है, सो चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, फिर से ट्रू फॉल्स का आ गया, इस बार रोम्बस के लिए है, सिर्फ रोम्बस के लिए। इट हैज़ ओनली टू पेयर्स ऑफ इक्वल साइड, नहीं, ओनली टू पेयर ऑफ इक्वल साइड नहीं, भाई फॉल्स स्टेटमेंट है, इसमें तो सभी, ओनली टू नहीं, ऑल आना चाहिए था, है ना। इट हैज़ टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, बिल्कुल इसके दोनों अपोजिट पेयर, जैसे ये एक रोम्बस है, ठीक है, ए बी सी डी, तो इसका ये अपोजिट पेयर और ये अपोजिट पेयर, ये दोनों ही अपोजिट पेयर आपस में कैसे होते हैं? पैरेलल, तो दो हो गई ना, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड, टू ऑफ इट्स एंगल्स आर राइट एंगल, इसके दो एंगल राइट एंगल होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, रोम्बस में राइट एंगल नहीं होता है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होता है। इट हैज़ टू पेयर ऑफ इक्वल एंगल, बिल्कुल दो पेयर, जैसे आमने सामने के एंगल, अपोजिट एंगल जो इक्वल होते हैं, ए सी आपस में इक्वल हो गया एक पेयर, बी डी आपस में इक्वल हो गया दूसरा पेयर, तो दो पेयर बन गए ना, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। इट्स डायगनल इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं, बिल्कुल इसके जो डायगनल होते हैं वो एक दूसरे को, एक सेकेंड, इसने इक्वल वर्ड यूज़ किया, सॉरी मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, इक्वल नहीं होते हैं, परपेंडिकुलर ज़रूर होते हैं, तो सिर्फ इस इक्वल की वजह से ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, डायगनल परपेंडिकुलर तो होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, लेकिन इक्वल नहीं होते। इट हैज़ ऑल इट्स साइड ऑफ इक्वल लेंथ, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं।
इट्स डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बिल्कुल देखिए, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और राइट एंगल पे भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है ना। तो इसी के साथ अपना ये 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है, ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम, व्हाट स्पेशल नेम विल यू गिव इट इफ़ द फॉलोइंग एडिशनल फैक्ट्स आर नोन। तो चलिए एक कोई नाम दे देते हैं ABCD, एक पैरेललोग्राम बनाकर। ठीक है, मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है ABCD। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंगली अब वो कहता है कि AB और AD अगर इक्वल हो जाएं, यानी कि इनको मर्ज कर दें, तो आप नोटिस करोगे उस कंडीशन में वो एक रोम्बस बन जाएगा। ये एक पैरेललोग्राम तो है ही, है ना। एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, है ना। सो कंडीशन क्या थी, AB और AD अगर इक्वल हो जाएं, तो एडजेसेंट साइड किसी पैरेललोग्राम की अगर इक्वल हो जाती हैं, तो उस कंडीशन में ABCD क्या बन जाएगा, इज अ रोम्बस, उसको रोम्बस नाम दे दिया जाएगा। ओके, सेकंड पार्ट में कहता है कि अगर DAB यानी कि एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए उस कंडीशन में अगर इस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री का कर दें, मान लीजिए ABCD ये है, और इसका एक एंगल 90 डिग्री का कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आप नोटिस करोगे इसका अपोजिट एंगल ये भी 90 का होना है। इसका जो एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम 180 होता है, 180 में से एक 90 ख़त्म कर दें तो ये भी 90 हो गया, है ना। ये B 90 है तो उसके अपोजिट D भी 90, तो ये क्या बन गया, तो ABCD बन गया एक रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट, कि अगर ABAD यानी कि ये वाली सिचुएशन भी मैच कर जाए और साथ साथ एंगल भी 90 डिग्री का कर दें, तो आप नोटिस करोगे उस कंडीशन में वो एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, कि ABCD मान लीजिए सेम पैरेललोग्राम है, लेकिन कंडीशन क्या कर दी, ABAD इक्वल कर दी, एंगल A 90 डिग्री का कर दिया, तो ऑटोमेटिकली सारे एंगल आप नोटिस करोगे 90 के बन जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ABCD क्या बन जाएगा, इज़ अ स्क्वायर, है ना। उसने अब फर्स्ट की भी कंडीशन यूज कर ली और सेकंड की भी, अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई कर जाए तो क्या बन जाता है, एक स्क्वायर बन जाता है ना। तो ये था अपना 5th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 6th क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज ए रोम्बस। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, अगर हमें एक एंगल 30 डिग्री का यहाँ पर पता है तो चलिए देखते हैं, हम भी इसका एक फिगर तैयार कर लें या इसी से काम चल जाएगा हमारा। हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, देखिए उसमें भी ऐसी ही सिचुएशन थी। फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट था जिसमें एक रोम्बस था और उस रोम्बस के डायगोनल और एडजेसेंट साइड के बीच का एक एंगल दे रखा था 20, है ना। तो हमने सारे एंगल निकाल लिए थे एक एक करके, बिल्कुल वैसा सा ही काम यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। देखिए एक एंगल 30 दे रखा है, तो ये वाला एंगल भी यहाँ पर 30 ही निकल कर आने वाला है, क्योंकि ये जो दो ट्रायंगल आप नज़र ध्यान दे तो कौन कौन से हैं, BOC एंड DOC, ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट दिखाए जा सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद ऑटोमेटिकली ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा, तो वहाँ से ये चीज़ें फाइंड आउट की जा सकती हैं। सो चलिए करते हैं कंप्लीट। सबसे पहले कौन सा एंगल है, BOC पूछ रहा है, अरे ये तो सबसे आसान है, BOC। इसका आंसर तो आप बता सकते हैं क्या, कि भाई रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, है ना। वो हम लिख सकते हैं, वी नो दैट diagonals of a rhombus perpendicular to each other, है ना, perpendicular to each
अदर। सो उस वजह से हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल BOC वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यही तो निकालना था, है ना। सेकंड में कह रहा है कि CBO ये एंगल निकालना है। तो इस एंगल में आप नोटिस करोगे ये क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल, और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है, 180, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल BOC यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होगा, एंगल BCO प्लस एंगल BOC प्लस एंगल CBO, इन तीनों का एडिशन 180 के इक्वल होगा। जबकि एंगल BCO ऑलरेडी हमें 30 डिग्री का गिवन है, ये देखिए, है ना। और एंगल BOC अभी अभी हम 90 डिग्री का निकाल के आए हैं, फ्रॉम 1 बोल देंगे। और बचेगा क्या, CBO, जो हमें फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ रीज़न दे देते हैं गिवन एंड फ्रॉम 1। सो 30 + 90 120, 120 उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो डायरेक्ट इन्हीं को ही शिफ्ट कर देते हैं। तो एंगल CBO कितने डिग्री का आ गया हमारे पास, 60 डिग्री का आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट OAD निकालना है। OAD ये एंगल फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हम लाइन्स एंड एंगल की प्रॉपर्टी को यूज़ कर लें। भाई देखिए, दो लाइन्स अगर पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इन पैरेलल लाइंस के कंडीशन में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो वो लॉजिक हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, इन रोम्बस ABCD, इन रोम्बस ABCD AD इज़ पैरेलल टू BC। देखिए यही फिगर है ना, AD और BC ये पैरेलल है, और ट्रांसवर्सल किसको लेकर चलेंगे, इस AC को लेकर चलेंगे। ठीक है, मैं बना भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल। देखिए कुछ ऐसी सी सिचुएशन है, ये है A, ये है D, ये है B, ये है C, और AC वहाँ पर क्या है, ट्रांसवर्सल। मैंने इनको ज्वाइन नहीं किया जान करके AB और DC को। और यहाँ एंगल जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो हम बोल सकते हैं अब ऐसी सिचुएशन में देयरफॉर एंगल CAD और एंगल ACB आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रीज़न हम लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। लेकिन अब क्योंकि CA में एक बीच में O पॉइंट है, तो अगर हम C की बजाय उसको O लिख देंगे तो उससे एंगल पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये वैसी ही बात है कि हमारे पास कोई एक एंगल बना हुआ है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये बना हुआ है 60 डिग्री का। अगर मैं इसकी किसी एक रे को ज़्यादा एक्सटेंड कर देता हूँ या ज़्यादा छोटा कर देता हूँ, तो क्या उससे एंगल पर कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं, एंगल तो उतना ही रहेगा। बिल्कुल वैसी ही बात है, ठीक है। ये क्यों लिखा, क्योंकि देखिए हमारी रिक्वायरमेंट OAD की है ना, इसी वजह से। सो जबकि ACB कितने डिग्री का एंगल पता है हमें, 30 डिग्री का, रीज़न गिवन है ही। तो देखो यही तो निकालना था, है ना। तो चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं, ABO लास्ट है, ABO फिर से हमें ये एंगल निकालना है। तो इस ट्रायंगल के एंगल से हम प्रॉपर्टी पे, अरे एक सेकंड, इस पर नहीं, हम ऐसा करते हैं, इसके लिए इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास देखो ये एंगल है, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। कैसे आएगा, कॉन्ग्रुएंसी से ही आ सकता है फ़िलहाल के लिए। तो अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। कौन से दो, एक तो ये BOC और एक ये BOA। चलिए लेके चलते हैं, फ़िलहाल स्पेस है अभी हमारे पास, कि भाई इन
triangle BOC एंड ट्राइंगल BOA, दोनों में आप नोटिस करोगे कि BO जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है ना। देखिए ये दोनों में कॉमन है। फिर AB और BC ये दोनों में क्या है, इक्वल, क्योंकि रोम्बस की साइड है। फिर दोनों में एक BOC और BOA ये दोनों कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इसमें रोम्बस में, है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ भी लिख देते हैं कि भाई AB और BC ये दोनों आपस में कैसी हैं, इक्वल है। बोल सकते हैं साइड्स ऑफ रोम्बस, ठीक है। और दूसरी क्या कंडीशन आई थी कि एंगल BOC एंड एंगल BOA ये दोनों आपस में कैसे हैं, ईच 90 डिग्री के, है ना। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल BOA दोनों आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट, किससे, बाय SAS क्राइटेरिया से, है ना। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए हमने, तो एंगल OBC एंड एंगल OBA ये दोनों अंग आपस में क्या हुए, इक्वल। तो एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OBA, कैसे, बाय CPCT। जबकि एंगल OBC जो है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये देखिए OBC, आगे पीछे कैसे ही पढ़ लीजिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मेन क्या है, बीच में B एंगल है, तो ये फ्रॉम 2 से इसको एक नाम दे देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। तो फ्रॉम 2 से ये ऑलरेडी 60 डिग्री का है, तो हम ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या बच गया, OBA। देखिए यही तो निकालना था। फिर से वही बात, ABO लिखो या OBA लिखो, बात एक ही है। मेन एंगल किस पे बन रहा है, B पर, यहाँ पर, ठीक है। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 2 से। तो इसी के साथ अपना ये जो फोर्थ पार्ट है इसका, वो फोर्थ पार्ट भी हो जाता है, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। सेम चीज़ आप 9th क्लास में फिर से पढ़ने वाले हो, तो बड़े ध्यान से इस एक्सरसाइज को करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कॉन्ग्रुएंसी का भी कॉन्सेप्ट दोबारा से यूज होने लगा है। ओके, सो चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं। क्या है 7th क्वेश्चन, इन ए गिवन रेक्टेंगल ABCD कोई रेक्टेंगल गिवन है। चलिए बना लेते हैं भाई, ये ABCD एक रेक्टेंगल है, नाम दे देते हैं ABCD। फिर दिया गया है डायगोनल्स AC BC BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। तो चलिए डायगोनल्स को मिला देते हैं AC एंड BD, तो ये दोनों एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर हमें दिया गया है कि एंगल COD 120 डिग्री का है, तो COD एंगल यहाँ बन रहा है जो कि कितना है, 120 डिग्री का। ओके, सो निकालना क्या है, एंगल OBA एक्चुअली यहाँ बन रहा है। तो बेसिकली इसके लिए हम करने क्या वाले हैं, देखिए टारगेट फिक्स कर लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। टारगेट हम ये करने वाले हैं कि भाई नीचे वाला जो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को आइसोस्केलस दिखा देते हैं। कैसे कि देखिए कि OA और OB को अगर इक्वल दिखा दें, तो 7th क्लास में भी हम एक प्रॉपर्टी करके आए ट्राइंगल से रिलेटेड कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो वहाँ से हम एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये AC और BD दो डायगोनल, एक्चुअली दो लाइंस भी हैं, और दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल। यानी कि AOB जो एंगल है वो भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 120, और इन दोनों एंगल्स को हम इक्वल दिखाई देंगे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से बड़े आराम से वो एंगल निकाला जा सकता है। तो अब सारा खेल है कि पहले इसको OA और OB को इक्वल दिखाना। सो हम स्टार्टिंग करते हैं आंसर से। इन रेक्टेंगल
ABCD। डायगनल्स कैसे होते हैं? इक्वल। AC और BD आपस में कैसे हैं? इक्वल है ना। डायगनल्स हम रेफरेंस दे दे, क्या है ये? डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। सो अब ये देखिए कि अगर हम इनका हाफ करें, हम दोनों तरफ हाफ कर देते हैं, हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, लेफ़्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। अब ये देखिए हमें पता है कि भाई जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब हो गया कि AC जो है वो दो टुकड़ों में बन गया इक्वल पार्ट्स में, है ना, OA और OC में। इन द सेम वे BD डायगोनल के भी दो इक्वल टुकड़े हो गए OB और OD में। सो हम इसी को यहाँ पर यूज करते हैं। अब क्योंकि देखिए AC और BD खुद इक्वल है, तो उनका अगर हम हाफ़ करेंगे तो वो हाफ़ भी तो इक्वल ही रहेगा। मान लीजिए दो क्वांटिटी हैं, 4 = 4 इक्वल होंगी। तो अगर मैं लेफ़्ट वाले 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ और राइट वाले को भी सेम 2 से ही डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा? नहीं, रिज़ल्ट अभी भी इक्वल ही रहेगा, है ना। तो वही काम है। अब देखिए AC के हाफ में हम OAB लिख सकते हैं और OC भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत हमें जिसकी है हम वो लिखेंगे, तो हमें ज़रूरत है फ़िलहाल OA की। इन द सेम वे BD के हाफ में हम OB भी लिख सकते हैं एंड OD को भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत फ़िलहाल किसकी है? OB की, तो वो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। और ये हाफ होकर क्यों आए उसके पीछे हम रीज़न लिख सकते हैं। सिंस डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो उस वजह से हम इसको ऐसा लिख पाए। तो इसकी हमें ज़रूरत है, तो इसको हम 1 बोल देते हैं। सो अब हम लेकर चलते हैं कि भाई इन ट्राइंगल AOB हम नोटिस करेंगे कि भाई इस ट्राइंगल में हमारे पास OA और OB तो इक्वल है। कहाँ से पता चला? फ्रॉम 1 से, कि भाई एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। इस फिगर को ध्यान रखें, इस फिगर पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो साइड्स अगर इक्वल हैं तो OA के ओपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल OBA। और OB के ओपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल OAB। ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। इसके पीछे का रेफरेंस क्या लिखा जाएगा कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। कि भाई एक ट्राइंगल की इक्वल साइड के ओपोजिट जो एंगल्स होंगे वो एंगल भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का रेफरेंस हमने दे दिया है। अब इसको बोल देते हैं 2, हमें इसकी भी ज़रूरत है, ठीक है। अब हम क्या दिखाते हैं कि भाई सिंस AC एंड BD आर intersecting lines intersect at O। इंटरसेक्टिंग लाइन है जो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? O पर इंटरसेक्ट कर रही है। देयरफॉर एंगल AOB और एंगल COD आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। रीज़न क्या जाएगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। तो तभी तो यहाँ पर ये एंगल जो है वो 120 डिग्री का है। तो अब हम COD एंगल की जगह COD एंगल जो ऑलरेडी हमें दे रखा है, या आप इसको स्टार्टिंग में बोल सकते हैं गिवन में कि हमें दिया क्या गया है? एंगल COD कितना? 120 डिग्री। तो हम उस चीज़ की हेल्प लेते हैं और इसका रेफरेंस दे देंगे, भाई ये चीज़ तो हमें पहले से ही दे रखी है।
ठीक है, इसको हम बोल देते हैं 3। अब हम इस नीचे वाले ट्राइंगल पर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑन ट्राइंगल AOB। तो देखिए क्या होगा, एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB, इन तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल। लेकिन फिर हम नोटिस करेंगे कि भाई हमारे पास फ्रॉम 2 से एंगल OBA एंड OAB ये दोनों तो इक्वल हैं, तो हम इस OAB एंगल को OBA लिख सकते हैं किसके रेफरेंस से, फ्रॉम 2 के रेफरेंस से। और ये हमने एज इट इज़ रहने दिया। अब क्यों रहने दे रहे हैं, क्योंकि देखिए टारगेट क्या है, OBA ही तो निकालना है, तो इसलिए तो हमें इसको सेम रखना पड़ेगा। जबकि एंगल AOB 120 डिग्री के इक्वल है, ये देखिए, तो इसकी जगह हमने 120 लिखा। और ये कहाँ से रेफरेंस देंगे, एंड 3 से, कि फ्रॉम 3 से। तो अब ये देखिए एंगल OBA प्लस एंगल OBA कितने हो गए, 2 टाइम ऑफ एंगल OBA हो गए। और जबकि ये जो 120 डिग्री था वो लेफ़्ट से राइट में जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, है ना। तो 2 टाइम ऑफ एंगल OBA किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के इक्वल आ गया। अब ये जो 2 है वो मल्टीपल से दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो 60 के डिवाइड में उसको 100 कर देते हैं। तो एंगल OBA कितने डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का आ गया। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, इन द गिवन फिगर प्रूव करना है कि डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल वो इक्वल होते हैं। ठीक है, कि एक रेक्टेंगल के जो डायगोनल हैं वो हमें इक्वल प्रूव करने हैं। तो यहाँ पर हमें कॉन्ग्रुएंसी लॉज की हेल्प लेनी पड़ेगी कि 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़े या कुछ भी। सो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए कैसे करने वाले हैं कि भाई AC और BD 2 डायगोनल हैं, तो AC डायगोनल पर एक ट्राइंगल बनता नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखिए। इस ट्राइंगल को हम अलग से यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल है ये, ABC, है ना। फिर एक और ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा होगा, ABD ट्राइंगल, है ना। हम इस ट्राइंगल को भी अलग कर लेते हैं, इसके नीचे कर लेते हैं, चलो। ठीक है, ये क्या है, ABD ट्राइंगल है। ये क्यों चूज़ किए, क्योंकि देखिए जो डायगोनल्स, हमें डायगोनल्स पर काम करना है ना, कि डायगोनल्स को इक्वल दिखाना है। तो इन डायगोनल्स पर जो ट्राइंगल बन रहे थे, एक तो ये भी बन रहा था, हालांकि AC पर ये वाला भी बन रहा था, तो आप इसको लेकर चलना चाहे तो इसको भी लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से BD पर मैंने ये वाला ट्राइंगल चूज़ किया, आप इसके कंपैरेटिवली ये वाला ट्राइंगल भी चूज़ कर सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब काम कैसे करना है, सिंपल सा लॉजिक हम ये करने वाले हैं। ये 2 ट्राइंगल्स अगर हम कॉन्ग्रुएंट शो कर दें तो सीधी सी बात है, इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स AC और BD आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। जबकि AC और BD क्या हैं, डायगोनल्स हैं, है ना। तो अब इन्हीं को लेकर चलते हैं, इसके आंसर में इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ठीक है, तो लेकर चलते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, पहले ये ट्राइंगल लिख दिया, फिर ये ट्राइंगल लिख दिया है। ठीक है, अब इनमें आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि दोनों ही ट्राइंगल में, एक तो ये ट्राइंगल है, ठीक है, और एक हमारे पास ये ट्राइंगल है। दोनों ही ट्राइंगल में AB कॉमन है ना। सो उसको हम लिख सकते हैं AB इज़ इक्वल टू AB, और रेफरेंस क्या आ जाएगा, कॉमन।
फिर आप नोटिस करोगे दोनों ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में AD है, एक ट्रायंगल में BC है, जबकि ये दोनों साइड एक रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड आपस में कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। यानी कि BC और AD ये दोनों आपस में क्या हो गई? इक्वल। रीज़न क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो देखिए अब तक हमने AB को AB के इक्वल दिखाया, BC को AD के इक्वल दिखा दिया। फिर एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि एंगल ABC यानी कि ये वाला एंगल और एंगल BAC दैट मीन्स कि ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं? इक्वल। क्यों? ईच 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल्स हैं, और रेक्टेंगल के एंगल्स कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, है ना। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD आपस में कैसे हुए? कॉन्ग्रुएंट हुए। किस क्राइटेरिया से? बाय SAS क्राइटेरिया से, ठीक है। सो हम यहाँ से क्या डिसीजन ले सकते हैं कि जो कोरोस्पोंडिंग साइड AC और BD हैं वो आपस में कैसी होंगी? इक्वल होंगी। दैट मीन्स कि AC इज इक्वल टू BD, और ये इसके पीछे का रेफरेंस क्या आ जाएगा? बाय CPCT, है ना, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे रेफरेंस दे सकते हैं। अब ये AC और BD एक्चुअल में है क्या? यहाँ पर AC और BD डायगोनल्स हैं, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल क्या हो गए? आर इक्वल, है ना। देखिए हमें यही तो दिखाना था, सिंपल। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन क्या है? देखिए फिर से प्रूव दैट का क्वेश्चन आ गया है कि डायगोनल ऑफ रोम्बस के डायगोनल से रिलेटेड काम करना है कि वो बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, और साथ साथ राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि हमें क्या क्या दिखाना है कि ये OA OC के इक्वल है, OB OD के इक्वल है, ठीक है। और साथ साथ ये भी दिखाना है कि ये एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी हमें दिखाना है, कोई भी एक 90 डिग्री का एंगल आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये प्रूव दैट के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये इन क्वेश्चंस को हमें अनफॉर्चुनेटली कॉन्ग्रुएंसी वाले तरीके से ही करने पड़ेंगे। सो देखिए पहले हम OA OC OB और OD को इक्वल दिखाएंगे, तो इसके लिए हम फिक्स कर लेते हैं कि किन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएं। हम देखिए OCD एंड OAB इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं इन ओपोजिट वालों को, तो उससे कोरोस्पोंडिंग साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि कैसे इसको प्रूव किया जा सकता है। ओके चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये एक रोम्बस गिवन है। दैट मीन्स कि अगर हमें AB BC को इक्वल दिखाने की ज़रूरत पड़ी तो हम डायरेक्ट रेफरेंस उसका दे सकते हैं, ठीक है। सो चलिए शुरुआत करते हैं इन दोनों ट्रायंगल से कि इन ट्रायंगल AOB, नीचे वाला लिख लिया मैंने पहले, कोई बात नहीं, एंड ट्रायंगल COD अब मैंने ऊपर वाले लिख किया। तो इनमें आप नोटिस करोगे कि एक एंगल तो ये वर्टिकली अपोजिट है ना, तो हम डायरेक्टली इनको इक्वल दिखा सकते हैं कि AOB एंगल इज इक्वल टू COD एंगल। रेफरेंस क्या आ जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। फिर एक चीज़ हम यहाँ पर ये दिखा सकते हैं, आप थोड़ा ध्यान दें कि भाई ये एंगल और ये एंगल ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि देखिए CD और AB आपस में पैरेलल है, और AC जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल कैसे एंगल बने? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बने, है ना। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं? इक्वल बोल सकते हैं। कौन कौन से आ गए? एंगल OAB एंड एंगल OCD। रीज़न क्या आ जाएगा?
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, एंड देन एक हम यूज कर सकते हैं कि भाई ए बी साइड और सी डी साइड ये भी आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, चाहे ऑपोजिट हो चाहे एडजेसेंट हो, है ना। देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। किस क्राइटेरिया से बता सकते हैं? चलिए ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मुझे ये क्राइटेरिया बताइए कमेंट बॉक्स में कि किस क्राइटेरिया से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए। ओके, सो अब हम यहाँ से डिसीजन क्या लेना चाह रहे थे, देयरफॉर ओ ए किसके इक्वल आ जाएगा, ओ सी के, फर्स्ट टू, है ना। तो ये ए सी के ही तो पार्ट है, इक्वल आ गए। कैसे बोल सकते हैं, बाय सी पी सी टी, है ना। इसको 1 बोल लेते हैं। ऑल्सो साथ साथ ओ बी और ओ डी ये भी तो आपस में इक्वल होंगे, और ये किसके पार्ट हैं, बी डी डायगोनल के। फिर से इसमें भी बाय सी पी सी टी, इसको हमने 2 नाम दे दिया कि हम इनका रेफरेंस से बोल सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 कि भाई ए सी और बी डी डायगोनल जो हैं वो देखो क्या कर रहे हैं, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर की कि भाई इनको परपेंडिकुलर कोई भी एक एंगल हम यहाँ पर 90 का दिखा देते हैं, तो उसके लिए अब हमें कॉन्ग्रुएंसी दिखानी पड़ेगी इन ट्राइंगल्स की। ठीक है, कि अब हम ए ओ बी और सी ओ बी इन 2 ट्राइंगल्स को लेकर चलते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। सो देखिए, इन ट्राइंगल ए ओ बी, सॉरी सी लिख दिया मैंने, एंड ट्राइंगल सी ओ बी, इन दोनों में आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि ओ बी जो है वो दोनों में कॉमन है। सो ओ बी इज इक्वल टू ओ बी क्या आ जाएगा, कॉमन आ गया, है ना। फिर आप नोटिस करोगे कि ओ ए और ओ सी भी आपस में इक्वल है। कैसे, ये देखिए फ्रॉम 1 से आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं, है ना, कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेफरेंस क्या आ गया, फ्रॉम 1 से। और फिर एक ये कि भाई ए बी और बी सी ये भी तो आपस में इक्वल है, क्यों, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ये है साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है, सो अब आप देख सकते हैं कि हमने ये कॉमन दिखा दी थी, ये इसके इक्वल दिखा दी थी, और ये दोनों आपस में इक्वल दिखा दी थी, यानी कि कौन सा क्राइटेरिया लग गया, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट बाय व्हाट, बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया, है ना। सो हम यहाँ से क्या डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरोस्पोंडिंग ये एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि ए ओ बी एंड सी ओ बी दोनों एंगल क्या हुए, इक्वल। देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, इसको हम बोल देते हैं 3 बाय किससे, वही सी पी सी टी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना। बच्चे कुछ भी काम कर रहे हों ये चीज़ उसमें घुसा देते हैं, है ना, बच्चों को बड़ा पसंद है ये लिखना। तो अब हम करने क्या वाले हैं, सिंपल से एक लॉजिक यूज़ करेंगे। देखिए ए सी है तो एक स्ट्रेट लाइन, तो ए सी पर ये 2 जो एंगल बन रहे हैं ये दोनों एंगल कैसे हुए, लीनियर पेयर, यानी कि इन दोनों का सम अगर कर दें तो किसके इक्वल आएगा, 180 के इक्वल, तो वही लेकर चलते हैं। नाउ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी दोनों का एडिशन किसके इक्वल आ रहा है, 180 के। रीजन क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर, है ना। तो जबकि फ्रॉम 3 से हम ए ओ बी और सी ओ बी को आपस में इक्वल लिख सकते हैं, तो मैंने सी ओ बी की जगह ए ओ बी लिख दिया। कहाँ से लिखा, ये देखो फ्रॉम 3 से, रेफरेंस क्या देंगे, फ्रॉम 3। जबकि ए ओ बी प्लस ए ओ बी कितने हो जाएंगे, 2 टाइम ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू 180 है ही। अब 2 दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, 180 को डिवाइड करेगा, लेफ्ट में क्या बच गया, सिर्फ ए ओ बी एंगल।
तो हम अब बोल सकते हैं कि देखिए 180 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना का बन रहा है 90 का। दैट मीन्स कि AC और BD दोनों एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो अब हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 एंड इसको बोल देते हैं 4, क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 4 की डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect each other at right angle, है ना। बाइसेक्ट कहाँ से आया, फ्रॉम 1 एंड 2 से। राइट एंगल कहाँ से आया, फ्रॉम 4 से। ठीक है, होप सो क्वेश्चन समझ आया होगा, 9th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 10th क्वेश्चन करते हैं। सो 10th है, प्रूव दैट द रोम्बस विद वन एंगल 90 डिग्री इज़ ए स्क्वेयर। कि हमें एक रोम्बस दिया गया है लेकिन उसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है हमें एक इस तरह का रोम्बस बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इसको नेम प्रोवाइड करा देते हैं ABC एंड D। अब इसमें ये दिया गया है कि इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो हमें इसको स्क्वायर दिखाना है। अब देखिए स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, वो तो रोम्बस की भी होती हैं, है ना। तो ऐसा क्या अलग दिखाएं कि वो स्क्वायर बन जाए। स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो एक दे रखा है तो बाकी सारे भी 90 के बन सकते हैं। तो अगर हम वो वाला तरीका यूज़ करें तो उसके थ्रू भी स्क्वायर दिखाया जा सकता है, क्योंकि देखिए एक एंगल 90 का दिया गया है तो बाकी एंगल्स भी अगर हम 90 डिग्री के दिखा दें तो स्क्वायर का रेफरेंस दिया जा सकता है कि भाई इसके, क्योंकि सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक स्क्वायर हो जाएगा। या एक और तरीका है इसको दिखाने का कि इसके जो डायगोनल्स हैं, इस रोम्बस के डायगोनल्स, अगर हम उन रोम्बस के डायगोनल्स को क्या दिखा दें, इक्वल दिखा दें, यानी AC और BC की लेंथ को इक्वल, तो भी ये एक तरीका है स्क्वायर दिखाने का। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसके एंगल्स के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे लेकर चलेंगे, सबसे पहले तो गिवन में मान कर चलते हैं। गिवन एंगल A इज़ ऑफ 90 डिग्री इन रोम्बस ABCD। हालांकि इसमें इन्होंने कहीं पर कोई नाम नहीं दे रखा है, तो हमने अपनी तरफ से नेमिंग कर दी और उसमें कौन सा एक एंगल 90 डिग्री का है वो भी हमने मान लिया है। ठीक है, फिगर भी साइड में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अब देखिए रोम्बस के क्योंकि अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सिंस, या हम डायरेक्टली पहले ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, है ना। सो हम यहाँ पर लेकर चल सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, रीज़न क्या आ जाएगा, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ रोम्बस, है ना। रोम्बस के एडजेसेंट एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होती है कि उनका जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। सो जबकि एंगल A ऑलरेडी 90 डिग्री का गिवन है तो बचेगा क्या, एंगल B। सो 90 उधर जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास एंगल B कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। अब एंगल B भी 90 का आ गया। ठीक है, फिर हम कहेंगे वी नो दैट opposite angles of rhombus, है ना। फिलहाल मैं पैरेललोग्राम लिखने वाला था पर सेम प्रॉपर्टी रोम्बस में भी होती है कि opposite angles of rhombus are इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल A और एंगल C आपस में इक्वल हुए एंड
एंगल डी और एंगल बी भी आपस में इक्वल हुए। लेकिन आप नोटिस करोगे कि एंगल ए भी 90 डिग्री का है एंड एंगल डी बी जो है वो भी अभी हम 90 का दिखा कर आए हैं। रेफरेंस दे देते हैं फ्रॉम 1 एंड गिवन। एंगल ए गिवन था, बी हमने निकाला है, तो इसके थ्रू सी और डी चारों एंगल के आ गए, इक्वल आ गए। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी ऑल आर इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, है ना, सिंस ऑल, या ऐसे कर देते हैं if all angles of rhombus becomes 90 degree then it is a square, है ना, कि अगर रोम्बस के सारे एंगल क्या बन जाए, 90 डिग्री के बन जाए, तो वो क्या बन जाता है, एक स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो देखिए ये था एक तरीका। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, उसमें हमें इतने इतने पार्ट की तो ज़रूरत है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम यूज़ कर लेंगे एज इट इज़। सो इसको कर लेते हैं कॉपी। मैं एक और दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। इस बार हम यूज़ करेंगे डायगोनल्स की, कि डायगोनल्स अगर हम रोम्बस के इक्वल दिखा देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको और में डाल देते हैं, और इसको दोबारा से हम कैसे करें वो देखते हैं। देखिए इतना हिस्सा तो सेम है, इससे क्या हुआ, एंगल ए और एंगल बी अब आपस में इक्वल हो गए। अब ये देखिए कि ये जो ए सी को अगर हम ज्वाइन कर दें तो एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है ए बी सी, है ना। इस ए बी सी ट्रायंगल को यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये है ए बी एंड सी। इन द सेम वे अगर हम बी और डी को भी आपस में ज्वाइन कर लें तो आप नोटिस करोगे कि ए बी डी एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है, वो भी हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, ए बी एंड डी, इनमें एंगल बी और एंगल ए तो ऑलरेडी हमारे पास 90 डिग्री के हैं, है ना, और ए बी जो है वो दोनों में कॉमन है। हम करने क्या वाले हैं, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने वाले हैं। तो देखिए कैसे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, पहले मैंने ऊपर वाला ट्रायंगल लिखा है, फिर नीचे वाला ट्रायंगल लिखा है। अब हम इनमें इक्वलिटीज़ दिखाते हैं। देखिए ए बी जो है वो दोनों में ही है, सो ए बी इज इक्वल टू ए बी, उसको क्या लिखा जा सकता है, कॉमन, है ना। और फिर दूसरा कि भाई बी सी साइड, इस वाले ट्रायंगल में बी सी साइड और नीचे वाले ट्रायंगल में ए डी साइड, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। क्यों होंगी, साइड्स ऑफ रोम्बस, है ना, रोम्बस की साइड है, इस वजह से इक्वल होंगी। और इन दोनों में एक एंगल भी आपस में इक्वल है, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी ए डी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, ईच 90 डिग्री की वजह से, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। किस क्राइटेरिया से ये हुए, देखिए ए बी को हमने ए बी के इक्वल दिखाया, ये एंगल दोनों आपस में इक्वल है ना, और ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, राइट। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू बी डी, है ना, किससे, बाय सी पी सी टी से, सी पी सी टी से दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गई। लेकिन ए सी और बी डी क्या हैं, ए सी और बी डी इस स्क्वायर के डायगोनल्स है ना। तो अब हम यहाँ पे एक रेफरेंस दे सकते हैं, वी नो दैट
we know that if diagonals of rhombus becomes equal, कि अगर उसके डायगोनल इक्वल हो जाएं देन इट इज़ अ स्क्वेयर, वो क्या बन जाएगा, एक स्क्वेयर, है ना। देयरफॉर हम बोल सकते हैं इन रोम्बस ए बी सी डी ए सी इज इक्वल टू बी डी, कहाँ से, फ्रॉम, इसको कुछ नाम दे दें, इसको 2 बोल देते हैं, है ना, फ्रॉम 2 से। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी सी डी इज अ स्क्वेयर, राइट। तो हमने इस क्वेश्चन को 2 डिफरेंट तरीके से किया, तो आपको जो भी बेटर लगे आप वो तरीका जो है यूज़ कर सकते हैं। इससे डिफरेंट कोई तरीका आपके टीचर करवाते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करवाया गया है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम भी उसी तरीके से करें अगर वो अच्छा रहता है तो, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं 11th। सो दैट द 4 ट्राइंगल्स as shown in the adjoining figure formed by diagonals and sides of the rhombus are congruent। हमें इनको congruent दिखाना है इन चारों ट्राइंगल्स को। तो 4 ट्राइंगल्स को congruent दिखाने का ये मतलब है कि देखिए कि हमें पहले फर्स्ट ट्राइंगल को सेकंड के congruent दिखाना पड़ेगा, सेकंड को थर्ड के, थर्ड को फोर्थ के, फोर्थ को फर्स्ट के, तो साइकिल बन जाएगी। तो ऑटोमेटिकली ये चारों के चारों आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब बात आ गई कि इनको किसी एक को भी हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएं कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइड है क्या, ये जो मेन बड़ा फिगर है वो फिगर देखिए, वो फिगर है एक रोम्बस, और रोम्बस पर हम कॉन्ग्रुएंसी ऑलरेडी करके आ चुके हैं। देखिए सिंपल सा तरीका है, हम पहले 1 और 2 को पिक करते हैं। दोनों में आप नोटिस करोगे OC कॉमन है, OD और OB आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना। इवन जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर मिलते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, कुछ भी बोल दीजिए। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलरली अब क्योंकि सेम स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं तो हम बाकी सारा काम जो है कैसे करने वाले हैं, सिमिलरली के अकॉर्डिंगली। हम फिर सेकंड और थर्ड फिगर को भी सिमिलरली में डाल देंगे, थर्ड फोर्थ को भी, और फोर्थ और फर्स्ट को भी। तो ऑटोमेटिकली चारों के चारों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नेमिंग ABCD ऑलरेडी यहाँ पर की गई है, तो हम पहले और दूसरे फिगर के अकॉर्डिंगली ट्राइंगल्स लेते हैं। कौन कौन सा, कि इन ट्राइंगल COD एंड दूसरे फिगर में ट्राइंगल COB, दोनों में नोटिस कीजिए कि OC जो है वो कॉमन है ना, तो इसको लिख देते हैं कॉमन। फिर हम नोटिस करते हैं कि भाई फर्स्ट में OD और सेकंड में OB ये दोनों आपस में इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तीसरी कि एंगल COD एंड एंगल COB ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, है ना। तो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल COB दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। किससे, कौन सा क्राइटेरिया लगा, अभी बात की थी SAS क्राइटेरिया से, है ना। सो ऑटोमेटिकली अब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि फिगर 1 एंड फिगर या ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, है ना, अलग अलग ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसको 1 बोल देते हैं।
अब बाकी जो है वो हम डाल देते हैं अब सिमिलरली में। सिमिलरली ट्राइंगल 2 किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ट्राइंगल 3 के, इसको 2 बोल देते हैं। सिमिलरली ट्राइंगल 3 किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? ट्राइंगल 4 के, इसको 3 बोल देते हैं। सिमिलरली ट्राइंगल 4 ट्राइंगल 1 के वापस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 2 के हुआ, 2 3 के हुआ, 3 4 के, 4 वापस से इस 1 के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 all 4 triangles are congruent, है ना? यही तो दिखाना था कि चारों के चारों जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या हो? कॉन्ग्रुएंट हो। सिंपल सा था क्वेश्चन, बस वैसे ही देखने से लग रहा था काफ़ी मुश्किल। ठीक है, चलिए ये और देखते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD जो है बड़ा पोर्शन वो एक रेक्टेंगल है और BM और DN ये दो परपेंडिकुलर्स हैं इस डायगोनल AC पर। ठीक है, फ्रॉम B एंड D रिस्पेक्टिवली। तो प्रूव करना है कि जो AN की लेंथ है और जो CM की लेंथ है वे आपस में इक्वल दिखानी है। तो सिंपल सा तरीका है, या तो देखिए इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए या इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए, एक ही बात है। क्योंकि अगर हमारे पास ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो पूरी की पूरी ये CN और AM इक्वल हो जाएंगी। उनमें से हम क्या करेंगे? ये वाली लेंथ ख़त्म कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये दो लेंथ बचेंगी। देखते हैं किसके साथ एडजस्टमेंट जो है वो बन सकती है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ये बोल रखा है कि BM और DN जो परपेंडिकुलर डाले हैं AC पर, जस्ट परपेंडिकुलर, यानी कि हमें सिर्फ 90 की इन्फॉर्मेशन है, हमें ये भी नहीं पता कि एक्चुअली ये BM और DN की लेंथ कैसी है। सो चलिए AAS का यूज़ करते हैं। हम इन ट्राइंगल्स को ही लेकर चलते हैं डायरेक्टली, वही आसान रहेंगे। देखिए इन ट्राइंगल AND एंड ट्राइंगल CMB, देखिए दोनों ही ट्राइंगल्स में एक तो ये एंगल दोनों में 90 है, क्या बोल सकते हैं? AND एंगल एंड CMB एंगल, दोनों ही एंगल्स कैसे हैं? 90, ईच 90 डिग्री। फिर एक और एंगल देखिए, ये दो पैरेलल साइड्स हैं, क्यों? रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड है, और इसमें AC एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ना? तो ऐसे में ये एंगल और ये एंगल जो बन रहे हैं वे दोनों आपस में कैसे एंगल हुए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और क्योंकि ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं तो ऐसे में ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में कैसे हुए? इक्वल भी हुए। तो अब हम वही लिख देते हैं कि एंगल NAD एंड एंगल MCB ये दोनों भी इक्वल हुए। रीज़न? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना? और नेक्स्ट और क्या दिखा सकते हैं? AD एंड BC, AD इज इक्वल टू BC। रीज़न क्या हो जाएगा? ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, है ना? रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड है तो इक्वल तो होंगी। देयरफॉर ट्राइंगल AND एंड ट्राइंगल CMB आपस में कैसे हुए? ये आपस में हो गए कॉन्ग्रुएंट। रीज़न रेफरेंस क्या लगा? बाय एंगल साइड क्राइटेरिया। कैसे? ये देखिए एक ये एंगल यूज किया था हमने, एक ये एंगल यूज किया था, और जो साइड यूज की है वो इन दोनों की कॉमन साइड नहीं है ना? अलग साइड है। तो इसलिए ये हम ASA नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा अगर आप ये यूज करते हैं तो। ठीक है, तो अब इसका रेफरेंस हम क्या ले सकते हैं कि भाई जो AN है और जो CM है ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल। देयरफॉर AN इज इक्वल टू CM। क्या रेफरेंस आ जाएगा? बाय
कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और देखो यही तो दिखाना था, है ना। तो ये था अपना 12th क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि भाई अगर रेक्टेंगल को हम ऐसे कोड कर सकते हैं और ट्रेपेजियम को इस तरीके से कोड किया जा सकता है, तो बताइए पैरेललोग्राम को इन 4 में से कैसे कोड किया जा सकता है। ओके, सो इनमें एक पैटर्न हम नोटिस करेंगे। मैं एक्चुअली इस क्वेश्चन को पहले कर चुका हूं, तो इसलिए मुझे पता है थोड़ा सा, और बेटर भी है ताकि वीडियो में टाइम कम वेस्ट हो। तो देखिए आर और ई, फर्स्ट और लास्ट लेटर ये इंटरचेंज कर रखे हैं, ई एंड देन ये देखिए आर, है ना, रेक्टेंगल और इस कोड में भी। इन द सेम वे ट्रेपेजियम का टी और एम, इसका कोड में देखिए एम पहले आया हुआ है और टी लास्ट में आया हुआ है। अगर हम सिर्फ इतने हिस्से को ऑब्जर्व करें तो पैरेललोग्राम का पी और लास्ट लेटर एम है, तो रिज़ल्ट में क्या आना चाहिए, पहले एम और लास्ट में पी आना चाहिए। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट में देखिए पहले एम है और लास्ट में पी है। सब में पहले एम तो दे रखा है लेकिन लास्ट मैच नहीं कर रहा, किसी में एन है, किसी में टी है, किसी में एस है, पी मैच नहीं कर रहा, है ना। तो सिर्फ इसी हिस्से ने यानी कि फर्स्ट और लास्ट लेटर ने ही हमारे इस पैरेललोग्राम के कोड को हमें ढूंढने में हेल्प कर दी है। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, सो होप सो आपको ये जो एक्सरसाइज है 6.3 एक्सरसाइज वो समझ आई होगी। और 6.1 एक्सरसाइज का एक्चुअली एक 13 क्वेश्चन जो है वो बाय मिस्टेक रह गया है। बाकी वो क्वेश्चन आसानी है, रेशियो से रिलेटेड ही है। अगर आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन अच्छे से किए हैं तो आई डोंट थिंक कि उस क्वेश्चन में फिर भी कुछ खास प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए। फिर भी अगर डाउट रहता है उसमें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसको भी कवर करवा दूंगा। और कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।